ये है कक्षा 10वीं और गणित विषय। अब हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर वैदिक गणित का जो पहला अध्याय था उसमें अध्ययन किया था। आज है वो अध्याय क्रमांक 2 वास्तविक संख्याएं। तो इसका सामान्य परिचय कर लेते हैं। तो वास्तविक संख्या है क्या? तो वास्तविक संख्या तो परमेय और अपरमेय संख्या का सम्मिलित समूह है, वो वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं। परमेय व अपरमेय संख्याओं का सम्मिलित समूह है, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो अब इसमें दो शब्द आ गया, एक परमेय और अपरमेय। वैसे 9th कक्षाओं में आप लोगों ने जानकारी की थी कि परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है। इसमें वापस है वो पुनरावृत्ति हो जाए ऐसा है वो एक बार याद दिला देते हैं। तो ये परमेय संख्या, तो परमेय संख्या के अंदर हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या है। जैसे 3/5, 2/5, 3/2 इस प्रकार से। और Q का मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए, Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको हम परमेय संख्या कहते थे। तो अब और भी है कि एक है शांत दशमलव प्रसार। अब जिसको P/Q के रूप में लिखा है, मान लो 3/5 है। इसमें 3 में 5 का भाग देते हैं तो 0.6 प्राप्त होता है। तो ये जो शांत दशमलव प्रसार होता है जिस संख्या का, वो संख्या भी परमेय संख्या होती है। अब तीसरा है अशांत आवर्ती। तो जिस संख्या में बार बार आवर्ती होती है उस संख्या को भी परमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम लोगों ने 9वीं कक्षा में सिद्ध किया था 0.23 बार, 0.3 बार। ऐसा इसका मतलब ये था कि 0.23, 23, 23, 23 अनंत तक भाग जाता है। परंतु इसमें भागफल में 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको ऐसे लिखते थे 0.23 बार, तो उसको भी है वो परमेय संख्या है वो कहते हैं। और इसको P/Q के रूप में भी लिखना हमने सीखा था कि आप लोगों को याद है। तो ये मान लो ये था, तो माना x बराबर 0.333। अब एक एक अंक के ऊपर बार है तो दोनों तरफ 10 से गुणा करते थे, फिर घटाते थे, तो P/Q के रूप में लिखा था। तो जो अशांत आवर्ती है वो भी परमेय संख्या। अब यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। मान लो ये आप लो √4 है तो इसका वर्गमूल 2 होता है। ये 9 है तो इसका वर्गमूल 3 होता है। तो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्या को भी परमेय संख्या कहते हैं। अब दूसरा आता है अपरमेय संख्या। तो इसी में देख लेते हैं कि पहली परिभाषा तो यही हो गई कि जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो आप लोगों की अपरमेय संख्या थी।
एक दूसरा P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो अपरिमेय संख्या थी। दूसरा ये था जब किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत, जिसका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है, वो भी है, वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। हम लोगों ने देखा था, मान लो 0.1 20 1200 ऐसा इस प्रकार से अनंत तक चलता है, तो दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, वो भी अपरिमेय संख्या। एक है पूर्ण वर्ग, इन पूर्ण वर्ग था वो परिमेय संख्या थी, तो इसके अंदर यानी अपूर्ण वर्ग का मतलब है √3 √5 इस प्रकार से थी, तो वो अपरिमेय संख्या थी। और यानी पूर्ण घन संख्या थी, वो परिमेय संख्या थी। तो अपूर्ण घन संख्या है, वो भी आपका अपरिमेय संख्या है। तो यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण घन नहीं है, तो उस धन पूर्णांक का घनमूल है वो सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या की हमारी जानकारी थी, यानी परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी आती है। और अब एक हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो हमें सबसे पहले जानकारी चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। तो यदि A व B धनात्मक पूर्णांक हो, तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक Q व R इस प्रकार विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R है तो B से छोटा होगा, B बड़ा होगा। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं, तो हम लोगों को जानकारी है कि शेषफल हमेशा है वो भाजक से है वो छोटा होता है या 0 के बराबर हो सकता है। तो भाज्य ये है, तो आपका मान लो भाजक जिसका भाग दे रहे हैं, यहां आता है भाज्य, यहां आता है भागफल और यहां आता है शेषफल। इस प्रकार से हम भाग देते हैं। तो एक सामान्य जानकारी चाहिए। तो अब मान लो मैं 15
और 4 लेता हूं। अब देखो 15 यानी बड़ी संख्या वो भाज्य है, तो 15। अब भाजक है वो 4। अब इसका भागफल और शेषफल निकालना है, तो ये 15 4 भाग दिया, 4 3 12 और शेषफल इंटू 3 और प्लस 3। तो ये जो यूक्लिड विभाजन परिमिका है इस प्रकार से कार्य करती है। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से हम महत्तम समावर्ती निकाल सकते हैं। यानी कैसे निकालते हैं वो देखिए। अब मान लो मैं कोई संख्या ले लेता हूं 14 व 2। अब यूक्लिड विभाजन a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान कितना है 14, b का मान कितना है 2। अब मैं 14 में 2 का भाग दूंगा तो हम जानते हैं कि ये भाग 7 बार गया और इसका शेषफल है वो आपका 0 बचा। अब जब शेषफल 0 बच जाता है तो जो b का मान होता है वो उसका एचसीएफ होता है महत्तम समावर्ती। तो इसका एचसीएफ है वो हमें 2 प्राप्त हुआ। अब इससे आगे थोड़ा चलते हैं। तो सम संख्या, अब छोटी कक्षा में भी हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्या है। तो a बराबर मान लो बी क्यू प्लस आर। अब a कोई भी हम सम संख्या ले लेते हैं। अब मान लो ये 2 ले ली तो 2 का भाग देना है, 2 का 2 में भाग दिया, भागफल 1 प्राप्त हुआ, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। मान लो 4 ले लिया 2 तो भागफल 2 प्राप्त हुआ, शेषफल है वो 0 प्राप्त हुआ। तो इसमें अब यूक्लिड विभाजन परिमिका से देखते हैं। मान लो मैं 12 लेता हूं तो सम संख्या है इसलिए 2 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो 2 का ही भाग देते हैं। तो 2 तो 12 में 2 का भाग कितनी बार गया 6 यानी भागफल, और प्लस शेषफल कितना बच गया 0। अब मान लो मैं ले लेता हूं 16 2, क्योंकि सम संख्या पर विचार कर रहे हैं। 2 का कितनी बार भाग गया 16 में 2 का भाग है वो 8 बार गया, शेषफल है वो 0 बचा। अब मान लो मैं संख्या ले लेता हूं 32, 2 का भाग देना है तो 32 में 2 का भाग दिया तो भागफल कितना आया 16, शेषफल है वो 0। तो यदि कोई आपके पास सम संख्या है, कोई भी सम संख्या लेंगे तो सम संख्या यदि प्राप्त है करना है तो हमेशा उसमें शेषफल का मान है वो 0 के बराबर आएगा। तो 0 के बराबर आएगा और यानी Q का मान इसमें बदलता रहता है। तो हम लिख सकते हैं अतः a कोई सम संख्या है। अब 2 का भाग देना है, Q का मान बदलता रहता है, प्लस शेषफल हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो सम संख्या है तो a बराबर 2Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अब है विषम संख्या। अब देखो, अब विषम संख्या हम जानते हैं कि जिसमें
2 का पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या है। तो अब मान लो मैं कोई विषम संख्या ले लेता हूं 3 में यदि 2 का भाग देता हूं तो भागफल 1 और शेषफल भी 1। अब मान लो मैं 5 लेता हूं, 5 में 2 का भाग दिया तो भागफल कितना प्राप्त हुआ 2, शेषफल कितना प्राप्त हुआ 1। तो कोई भी विषम संख्या में यदि हम 2 का भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 1 ही प्राप्त होगा। तो 1 प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं, मान लो a कोई विषम संख्या मान ली हमने, a बराबर विषम संख्या ले ली। मान लो 15 लेता हूं, यूक्लिड विभाजन परमिका से 2 इंटू 7 बार भाग गया, शेषफल 1 बचा। यानी कोई भी विषम संख्या लिया, मान लो मैं 25 लेता हूं तो 2 का भाग कितनी बार गया 12 बार और शेषफल 1। अब मान लो मैं है वो 47 ले लेता हूं तो 47 में 2 का भाग देना है तो 23 बार और शेषफल 1। तो किसी भी विषम संख्या के अंदर 2 का भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि विषम संख्या a बराबर 2q प्लस a का रूप हम लोगों को प्राप्त होगा। तो ये सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या को कैसे लिख सकते हैं, विषम संख्या को कैसे लिख सकते हैं, ये है। अब है एक आगे किन्हीं 2 लगातार संख्याओं का गुणा। किन्हीं 2 लगातार संख्याओं का गुणा। यदि किन्हीं 2 लगातार संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमेशा गुणनफल हमेशा सम संख्या में ही प्राप्त होगा। किन्हीं 2 लगातार संख्याओं का गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होती है। कोई सी भी 2 संख्या ले लीजिए। अब मान लो मैं लेता हूं 4 इंटू 5 तो 4 को 5 से गुणा किया 20, 5 इंटू 6, 6 पंजे में 30, 6 इंटू 7, 7 चंग 42। मान लो ले लेते हैं 10 इंटू 11, 110 और 20 इंटू 21, 420। यानी कोई भी आप 2 लगातार संख्याएं लेंगे तो उन 2 लगातार संख्याओं से हमें जो मान प्राप्त होगा वो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। अब मान लो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 5 तो 4, 5 प्लस 1 नहीं 4 प्लस 1, 4 इंटू 5 मतलब 4 और 5 को 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो हम तो माना कोई संख्या ले ली हमने n, माना संख्या n। यदि n ली है तो हमें हमेशा n प्लस 1 वो किसके बराबर होगी, सम संख्या के बराबर प्राप्त होगी। और सम संख्या को कैसे लिखा था 2q। तो हम ये एक संख्या है और उसकी दूसरी लगातार संख्या है तो 2 लगातार संख्याओं का मान है वो 2q के बराबर होगा। क्योंकि अभी सम संख्या के बारे में देखा था कि सम संख्या में 2q हमने प्राप्त किया था। तो ये एक हम लोगों को वास्तविक संख्या के अंदर सामान्य जानकारी थी
तो हमने पढ़ा है कि वास्तविक संख्या यानी क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या है, और सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, किन्हीं दो लगातार संख्याओं को गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने वो एक सामान्य जानकारी प्राप्त की है।